हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं एक हंसता मुस्कुराता चेहरा हमारे साथ है सुमित पीर भाई का। सुमित भाई आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू शीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू वेरी मच। सुमित भाई बड़े बड़ा सुने भारत जो है वो एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को जो है वो डिफाइन कर रहा है। और मैं देख रहा था कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो जापान में कह रहे थे कि हम न्यू न्यू रूल्स ऑफ द गेम लिखेंगे। लेकिन सुमित भाई एक तरफ तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट न्यू रूल्स ऑफ द गेम, लेकिन दूसरी तरफ वॉशिंगटन पोस्ट और जो बड़े बड़े इंटरनेशनल जो अदारिये अखबारें हैं वो जो अदारिये लिखते हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर जो है वो वायलेंस बढ़ रहा है। और ये इट इज नॉट अबाउट इंडियन, इट इज नॉट अबाउट वॉशिंगटन पोस्ट या बाकी, इट इज अबाउट कि वाकई दुनिया जो है वो उसको ये कह रही है कि जिस तरह कभी रवांडा के अंदर शायद मैसेकर हुआ था, या जिस तरह कभी उस वक्त अफ्रीका में एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाता था, तो आज के इंडिया में भी ऐसे टारगेट किया जाता है। तो ये इंडिया के लिए बैलेंस करना किस तरह है? एक तरफ आपका ग्लोबल प्रोफाइल बहुत ज्यादा राइज कर रहा है, दूसरी तरफ डोमेस्टिक चैलेंजेस भी हैं, तो ये कैसे सिंक कर पाएंगे नरेंद्र मोदी साहब? देखिए शीमा साहब, पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और शुरू करते पहले क्वाड से शुरू करूँ या क्वाड से शुरू करते? देखिए, आज सुबह मैं अपने नेशनल टीवी पे था, 7 बजे करीब, 7 से 8 हमारा चल रहा था, जब मोदी जी, जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट जो बाइडेन लाइव थे। अब 3-4 चीजें स्क्वाड में निकल के आती थी। मतलब फिर आपके दूसरे पार्ट ऑफ सवाल पे आऊंगा, क्योंकि आपने तो इन स्विंगर आउट स्विंगर मिला के डाल दी ना आज। तो पहले इन स्विंगर को देखते, फिर आउट स्विंगर पे आते। अब इन स्विंगर का जो सवाल है उसमें ये है, देखिए सबसे पहली बात शीमा साहब, कल जो बाइडेन साहब कहते हैं वी विल डिफेंड चाइना विद फोर्स, ये फंडामेंटल चेंज आया है अमेरिकन स्टेटेड पॉलिसी विद ताइवान पे। विल डिफेंड ताइवान इन विद फोर्स, दो वी एग्री टू वन चाइना पॉलिसी, बट अगर ताइवान पे हमला होता विल डिफेंड ताइवान। तो एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है। दूसरा पॉइंट, जो बाइडेन साहब कहते हैं देखो कॉड इज नॉट अ पासिंग फैड, ये कोई मतलब वो हवा नहीं है जो निकल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो चीवा साहब आए, 4-5-6 चीजें आई आज जो मैं समराइज करूंगा, आपने भी देखा ही होगा। क्या एक है वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में करीब 13 कंट्रियों को मिलाया गया, और दिस इज बाय सिलेक्शन, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी हाथ खड़ा कर दे वो आ जाएगा, बाय सिलेक्शन। अब ये 13 कंट्रियां चीमा साहब, इनकी सेल्स, सप्लाई चेन, रेजिलियंस, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, करेंसी, ग्रीन एनर्जी, सब चीजों का एक समावेश हो गया, मतलब एक अमलमिकेशन बन गया है। और ये जो 13 कंट्री है, दे कंट्रोल 40 to 45% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। दूसरा पॉइंट, इंडियन ओशन से 60% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड पासिस थ्रू इंडियन ओशन। और इसमें अब आप हरा चश्मा लगाए तो इससे पहले मैं बताऊं, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है। क्योंकि चीमा साहब बोलेंगे भाई ये तुमने क्रिश्चियन पकड़ लिए, ये तुमने मुसलमान नहीं पकड़े, तो 2 बड़ी मुसलमान कंट्री इसमें ऑलरेडी है। तो मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, ठीक है सर? तो ये सब चीज बनी है। तीसरा हुआ भाई जो मैरीटाइम में एक टेक्नोलॉजी लाई जाए ताकि फिशिंग विशिंग ये सब ना हो, वो तो छोटी मोटी, बाकी क्लाइमेट ये सब चल रहा है। और इट्स अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज अगेंस्ट ऑटोक्रेसी, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट, वी आर अ पार्टनर एंड अ पावर इन इंडो पैसिफिक। कि चाइना पहले कहता था भाई यूएस का पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में कोई उनका वर्चस्व है नहीं, क्योंकि अमेरिका का इंडो पैसिफिक का। उन्होंने कहा नाउ वी आर अ पावर इन इंडो पैसिफिक। और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर क्या कहते थे? इज द एरिना ऑफ द ग्लैडिएटर्स। देखिए चीनियों को अंग्रेजी कम आती, पता मुझे, पर कुछ अच्छी थोड़ी, मतलब कहीं से ट्यूशन वूशन ले लेते, तो डिप्लोमेसी में ग्लैडिएटर व्लैडिएटर ऐसी चीजें लाना, मतलब नहीं, इसका इसका मतलब ये है कि वाकई अंग्रेजी का स्तर अब भी चाइना में बहुत कम है। कोई बात नहीं, सीख लेंगे, समझ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, हम करवा देंगे, आ जाए तुम्हारे पास। अब एक और चीज इसमें इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बोली, भाई इन कंट्रियों की इकोनॉमी जब मिलेगी और मतलब ये सब होगा, तो इसमें क्या होगा कि ये जो कॉड है, इट्स नॉट ओनली कल्चरल एसोसिएशन और एक्सचेंज नहीं, इसमें इकोनॉमिकल फैक्टर भी आ गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई अब इन अ वे दे हैव हिंटेड दैट वर्ल्ड हैज टेकन 2 पोल्स। या तो आप इंडो अमेरिकन अलायंस या इंडो अमेरिकन जो इसमें लीडर, या तो आप, क्योंकि देखिए क्वाड का रिप्रेजेंटेटिव इस रीजन में इंडिया है, या तो आप इस अलायंस की तरफ आप, जिस बेसिकली डोमिनेटेड बाय इंडिया एंड अमेरिका, या आप चाइना की तरफ जाओ। एवरीबॉडी इज टू मेक साइड। और अगर आपको याद होगा, कुछ 2 हफ्ते पहले इसी पे बात कर रहे थे, मैंने आपको कहा था चीमा साहब इसी क्वार्टर में देयर विल बी अ टाइम व्हेन एवरी कंट्री इन एशिया हैज टू चूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। वो टाइम आ गया है, वो आ गया है, मतलब
और चीमा साहब मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, मैं किसी को जानता मानता नहीं हूँ, पर खबर सारी रखता हूँ। एनीवे, तो एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट इसमें निकल के आई है चीमा साहब, आप एक चीज बड़े माइक्रोस्कोप से देख रहे होंगे, मतलब काफी लोग बड़े बात, यार ये रशिया यूक्रेन को लेके जब मोदी जी और जो बाइडेन साहब आमने सामने बैठेंगे, कुछ तनकीद होगी, कुछ डिस्कशन होगा, कुछ एक आध तीर वीर इधर उधर चलेगा। तो चीमा साहब मुझे सीधा ही पूछते, देखो जी जो बाइडेन ने आपके प्रधानमंत्री जी को रशिया यूक्रेन वाली बात कह दी, अब वो जिक्र भी नहीं आया, उसके बाद में बात ही नहीं हुई, उसका मेंशन भी नहीं आया। और मोदी जी का भाषण देखे, और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री जी उन्हें 24 घंटे नहीं हुआ अभी सत्ता लिए हुए, एंड ही इज इन द क्वाड समिट। तो ये रशिया यूक्रेन वाला मसला नहीं है। तो इसका मतलब है इंडिया फॉरेन पॉलिसी हैज प्रूव्ड द टेस्ट ऑफ टाइम, इट इज रोबस्ट, इट इज स्टैंडिंग। वो स्टैंडिंग हो रही है अमेरिका की जमीन पे, अमेरिका की जमीन के बाहर, एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, एंथनी ब्लिंकन के साथ और जो बाइडेन के साथ। सो दिस इज अ टेस्टिमनी that the India's foreign policy has stood the test of time and is robust and unchallenged. और अब जो बाइडेन साहब ने भी कल कोरिया में, अगर आपको याद हो, जब वो कुछ फॉरवर्ड बेसिस देख रहे, उन्होंने तब ये भी कहा था, भाई इंडिया के जो अपनी चीजें, जो अपने उनकी फॉरेन पॉलिसी है, जो उनका किसी चीज को लेके स्टैंड है, वी मे नॉट एग्री विद देम बट वी कैन नॉट आल्सो कंपेल देम टू एग्री विद अस, ये भी वो बोल चुके हैं। तो एक ये चीज है। अब आपके दूसरे सवाल का यही से एंगल निकलता है। सीमा साहब आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आए थे, तो उनसे पूछा गया भाई कुछ मुसलमानों का विषय उठा, उन्होंने कहा 200 मिलियन से ज्यादा मुसलमान हैं और आबादी बढ़ रही है, आई डोंट थिंक देयर इज नथिंग टू डिस्कस। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है। अब रही अब आती है आप साहब की, उनको हमने अमेरिका की सरजमीन पे बोल दिया, भाई साहब काइंडली माइंड योर ओन बिजनेस, यू हैव नथिंग टू डू विद इंडियन बिजनेस और ह्यूमन राइट्स एंड ऑल, वी आल्सो आर वाचिंग योर ह्यूमन राइट्स। तब से वो शांत हो गए। आज अब ये कवायद थी चीमा साहब की, जो बाइडेन साहब और मोदी जी आमने सामने आएंगी तो क्या होगा, क्या रशिया खुलेगा, क्या ह्यूमन राइट खुलेगा, ऐप खुलेगा, वो खुलेगा। जी आपकी आवाज बंद है, मैं आपको सुन नहीं सकता, आई कांट हेयर यू। मैं सुमित भाई को सुन नहीं सकता, बोले। हाँ आ रही है आवाज मेरी? हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज खुली नहीं, राइट। अब चीमा साहब जहां अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट है। जब उनको कोई तकलीफ नहीं है, जब उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया, जब उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो अमेरिका का एक पेपर, लॉस मेकिंग पेपर, जिसका एक पूंजीपति मालिक है, जिसका इंडिया में बिजनेस इंटरेस्ट है, वहां एक ऐसा जर्नलिस्ट जिसका मैंने नाम ही नहीं सुना भाई साहब, जिसका मैंने नाम ही नहीं सुना, वो क्या लिखता है, क्या बोलता है, क्या कहता है, कुछ भी कह सकता था। क्या फर्क पड़ता है, किसको जवाब देते रहेंगे। अब एक बार बताइए चीमा साहब, आज मैं लिख दूं एक पेपर में कि भी पाकिस्तान सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे ज्यादा और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेस्ट है, कि मेरे लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, बोलेगा ठीक है। तो जब अमेरिका के सदर, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये नहीं बोल रहे, अब एक जर्नलिस्ट क्या लिख रहा क्या नहीं लिख रहा, अब आप बोलोगे वो जर्नलिस्ट मुसलमान है, लेकिन एक बात सुन ले, मैं अब आपको मैंने पकड़ लिया, समझ ली, आज नहीं मैंने छोड़ना आपको। हाँ बिल्कुल। आपने कहा एक अखबार, एक खास जर्नलिस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट, सो एंड सो। मैं आपको अभी की स्टेटमेंट दे रहा हूं, अभी की, ठीक है, मैं कोई पुरानी स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ठीक है। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन जो हैं, उन्होंने ये कहा है, आज और कहा है, क्वाड समिट में कहा है, ठीक है। उन्होंने कहा है जनाब कि हम भारत के साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं अभी की बात बता रहा हूं, मैं पुरानी कहानी नहीं सुना रहा। आप कहते हैं तो मैं आपको लिंक भेज देता हूं, ये आज यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है। आपको वॉशिंगटन पोस्ट अच्छा नहीं लगता, क्वेश्चन ये है, अब वही बात आ गई। एक है कि सुमित भाई कह देंगे ओ वॉशिंगटन पोस्ट, सो व्हाट, राणा यू छोड़ो, राणा है वो कुछ भी नहीं है। भाई क्या यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की वैल्यू है, या वो भी एक सहाफी है यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अगर स्टेट लेवल पे जब आपको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि अजीत डोवल साहब बड़े सीजन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के, मैं पर्सनली उनकी बहुत सारी
जो उन्होंने अपना नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करा, मुझे पर्सनली बड़ी पसंद है। उस रैंक का बंदा आपको कह रहा है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो? तो इसमें कौन सा काफी आ गया जी? बिल्कुल बिल्कुल चीमा साहब, बहुत अच्छा। आपने 2 वर्ड यूज किए, 3 वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। एक जैक सुल्लिवन साहब जो एनएसए हैं, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, और तीसरा वर्ड क्या था? ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स। देखिए जैक सुल्लिवन साहब एनएसए, पॉइंट टेकन, नो प्रॉब्लम। फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स पे मुसलमान वर्ड आपको कहीं दिखा? मुझे तो नहीं दिखा। अगर आपको मुसलमान दिख रहा हो तो मैं उस पर बोल दूं, चलिए। और जहां तक ह्यूमन राइट्स की बात है, हमने उनको कह चुके हम तुम्हारा ह्यूमन राइट देख रहे, तुम हमारा देखो हम तुम्हारा देखते हैं। दिक्कत क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए ट्विटर खरीदा ना इलॉन मस्क ने 44 बिलियन पे, हम वहां जाके सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरा देंगे, आप भी देंगे, मैं भी दूंगा, सब देंगे। इसमें वर्ड मुसलमान कहीं यूज हुआ हो तो बताइए। एक चुटकुला, मैंने कभी आज तक आपको नहीं रोका, एक चुटकुला बस साल लगाना। मुझे ये बिल्कुल बताइए। बताइएगा, ये H1B1 वीजा आप मांगते हैं कि अमेरिकन इंडियन से मांगते हैं? अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, H1, देखिए चीमा साहब, आप दुकान खोल के बैठे हो, ठीक है? जब आप दुकान खोल के बैठे हो तभी तो मैं कस्टमर आऊंगा, कल को आप दुकान बंद कर दो मैं कहां जाऊंगा? भाई अगर आप वीजा बनाते हो, कोटा बनाते हो, तभी तो अप्लाई करते हैं। वीजा बंद कर दो भाई, मैंने बोला है कब कर दो बंद। अगर आपको इंडियंस की जरूरत नहीं, अगर आपकी इंडस्ट्री इंडियंस के बगैर चल सकती है, वीजा बंद कर दो। अगर आप में इतना मैन पावर है, वीजा बंद कर दो। जब आप वीजा देते हो, कोटा देते हो भाई साहब, तभी तो हम अप्लाई करते हैं। अगर आप वीजा नहीं दोगे, कोटा नहीं दोगे, हम अप्लाई कहां करेंगे? चांद पे करे, सैटर्न पे करे, एंड्रोमीडिया पे करे, या मिल्की वे पे करे? आप कोटा देते हो तो हम अप्लाई करते हैं। ना दो कोटा, अगर आपको लगता है हमारी जरूरत नहीं, ना दो। मैं तो कह रहा हूं मत दो। देखिए क्या बात। तो इसमें मुसलमान वाली कहीं, अब अपने विषय पे वापस आते हैं, टॉपिक पे, इसमें मुसलमान वाली कहीं बात नहीं। जेनोसाइड बहुत बड़ी चीज होती है चीमा साहब। मुझे बताइए, ये एक मुसलमान जर्नलिस्ट जिसकी आप बात करते हैं, कोई बात नहीं, उनका ओपिनियन हो सकता है, हमारी है, हमारे में से एक है। एक बात बताइए, इस देश में आप ही टीवी पे आते रहते, भारत में 1000, 2000, 10,000 मुसलमान जर्नलिस्ट होंगे कम से कम। ये जो 9,999 जो मुसलमान जर्नलिस्ट है, इनको नहीं दिखता ये मुसलमान नहीं क्या, इनको सांप सूंघ गया क्या, या इनको हमने खरीद लिया क्या हो गया? मतलब ये एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को ही हारी सारी कमियां दिखाई देती है। बाकी जो 9,999 मुसलमान जर्नलिस्ट है आपके, कहे वो भी भारतीय है, ये भी भारतीय है, उन्हें कोई चीज नहीं दिखाई देती चीमा साहब। बस इन मोहतरमा को ही सारी चीज दिखाई देती है। दिक्कत यहाँ है। जो बाकी जर्नलिस्ट है वो ऐसी बात क्यों नहीं करे? मैं कह रहा हूँ ऐसे मुझे चलिए 1000 नहीं तो आप मुझे 10,000 नहीं, मुझे 1000 ऐसे आर्टिकल दिखा दो, ऐसे बयान दिखा, 1000 नहीं 100 दिखा दो। चीमा साहब 11 दिखा दो, 11 दिखा नहीं पाओगे भाई, जब हकीकत नहीं, जब आप प्रोपेगेंडा चलाते हो। क्योंकि आपको भी पता होगा, मेरे को भी पता, कुछ अच्छे खासे पैसे मिलते हैं वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह में लिखने के लिए, उस पर नहीं जाते। चलिए देखिए, आप जो डेमोक्रेसी है, जिसका जो ओपिनियन है, पॉइंट ऑफ व्यू है, चलने दीजिए, रखने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? जो बाइडेन साहब तो बोले नहीं, एंथनी ब्लिंकन साहब बोले नहीं, जिसने बोल दिया उसको हमने जवाब दे दिया। कहानी चल रही है, $500 बिलियन का ट्रेड चल रहा है, सब हकीकत चल रही है, सब कार्रवाई चल रही है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई भी अपनी जगह चल रही है। चीमा साहब हकीकत जिंदगी ये है। और मैं आपको ये भी बोल रहा था, आप हम बात करते रहेंगे, रशिया और यूक्रेन में बेगुनाह मरता रहेगा, ये भी एक सच्चाई है जिंदगी की आज की डेट में। बिल्कुल सही है। आपका पर्सपेक्टिव आ गया समझ में। एक्चुअली पर्सपेक्टिव लेने में मकसद तो होता है, इट्स ऑल वो लर्निंग व्हाट इंडिया इज थिंकिंग, इफ देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, व्हाट इंडिया इज थिंकिंग ऑन ऑल दैट। अच्छा सुमित भाई, ये जो एक नया फ्रेमवर्क आया है, जी सारी बातें हमने भी इसको स्टडी करने की कोशिश की है, और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इससे पहले वो एक सीपी टीपीपी था, आरसीईपी भी था, जिसमें और बहुत सारे ममालिक भी थे वो आए थे। तो ये ऐसा फ्रेमवर्क जो नया आया है इंडो पैसिफिक, ये ऐसा क्या करेगा कि आप जी समझते हैं कि चीजें बेहतर होंगी? क्या इंडिया की इसमें मुदाखलत ज्यादा होगी, रोल ज्यादा होगा, एंटी चाइना है? जबकि इसके इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर तो जो ममालिक 13 हैं, उनमें से बहुत सारे तो लोग और फ्रेमवर्क्स में भी मौजूद है जिसमें चाइना है। तो ये क्या करेगा? मतलब जेन की निकलेगा बोतल दे विचों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। आज ही पंजाबी के तो हम आपके फैन है। मैनू ऐसी पंजाबी नहीं आती पाजी, ऐसी सीख रहे हैं। तो चलो मैं अब आता हूँ। पहली बात, जो आरसीईपी था जो भी है, वो एक, हम उसमें पार्ट नहीं है। पहली बात, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दैट, ये आपको तो पता ही होगा, क्योंकि वो एक चाइना डोमिनेटेड अलायंस है, और हमने इसीलिए उसके पार्ट नहीं बने, हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है।
देखिए मैं अगर आपको डायरेक्ट बताऊं, आई एम नॉट पॉलिटिकली करेक्ट, दैट इज अ चाइना डोमिनेटेड अलायंस, दिस इज अ इंडो यूएस डोमिनेटेड अलायंस, सो पीपल हैव टू चूज विच साइड दे आर ऑन। अगर आप इसमें आते हो, व्हाट डू यू गेट, वी आर डेमोक्रेसीज, वी प्रोटेक्ट योर आईपीआर, वी प्रोटेक्ट योर लेजिटिमेसी, वी प्रोटेक्ट योर लैंड, ऑफ कोर्स वी हमारी लेडीज पे तो कभी नजर थी नहीं, चाइनियों की तो वही है नजर, और आपका इकोनॉमिक सप्लाई चेन, आपका मार्केट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट और करेंसी और ये जो साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीजों का हम आपको साथ लेके चलेंगे। यू आर नॉट पार्ट ऑफ कॉड, बट योर इकोनॉमीज विल गेट इंटीग्रेटेड इनटू विद अवर्स फॉर अ बिगर थिंग। तो ये जो मैंने आपको आपको याद होगा हमने पहले बात की थी, द इकोनॉमीज हैव टू गेट इंटीग्रेटेड, पीपल हैव टू टेक अ कॉल विच साइड ऑफ द डिवाइड दे आर ऑन। अब जो वहां रहना चाहता है उसको वो मुबारक, जो यहाँ आना चाहता है उसको ये मुबारक। यहाँ एक डेमोक्रेसी का अलायंस है, यहाँ एक ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ द लॉ है, यहाँ कोई बादशाह सलामत नहीं है, वहाँ बादशाह सलामत है जब तक वो फोर्थ नहीं होते, जब तक वो फोर्थ नहीं होते बादशाह सलामत वहाँ है, आपको पता किसकी बात करो, तो यहाँ कोई बादशाह सलामत नहीं है। तो ये वाली बात है ना, तो कंट्रीज हैव टू टेक अ कॉल, और इसमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन का भी फर्क नहीं है। इंडोनेशिया इज द बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इंडोनेशिया ऑलरेडी है, और इंडोनेशिया तो इनफैक्ट ये बोला, कल मैं पढ़ रहा था, इंडोनेशिया ने बोला यार बाकियों के लिए भी बोल दो, तब एंथनी ब्लिंकन से हमने बोला इट इज नॉट कि भाई जो हाथ खड़ा करेगा उसको ले आएंगे, इट हैज टू बी स्ट्रेटेजिकली अलाइंड, जिनका एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट होता है इस कॉज के साथ, उनको हम लेके चलेंगे। और चीमा साहब एक बहुत जरूरी बात है, एज अ कंट्री यू हैव टू कंट्रीब्यूट, आप क्या ला रहे हो टेबल पे, व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल इन अ बिगर पर्सपेक्टिव। अगर आपके पास ना कुछ लेने को ना देने को, तो आपको भाई उसमें बिठा के क्या करेंगे, एड तो है नहीं, ट्रेड की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये भी एक चीज है जिसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। एशिया में दो ब्लॉक्स बन गए, वन इज अ चाइनीज ब्लॉक, वन इज अ इंडो अमेरिकन ब्लॉक, ये एक बहुत क्लियर डिवीजन सामने से आ गया, और हम इनको न उधार देंगे, न डेट ट्रैप करेंगे, न इनका पोर्ट रखेंगे, न इनकी जर जमीन और जोरों पे नजर है, कहीं नहीं है। आपने श्रीलंका की हालत देखी क्या हुई, हम इनको एनेबल करेंगे, जो इनमें अच्छी चीज है, जो हमारे काम आते इनसे लेंगे, जो हमारे इनको देंगे, इनको एनेबलमेंट वाला काम है ये। कह रहे व्हेन यू वांट टू हेल्प अ पर्सन, डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। सो दिस इज द सेकंड लॉजिक, वी आर टीचिंग देम हाउ टू फिश। कैसे ये हो जाए, ताकि इनको चाइना से बचाया जाए। देखिए चाइना प्रेडेटर है, उसकी नजर हर एक पे, वो किसी को छोड़ने के चक्कर में नहीं। तो चाइना प्रेडेटर जब है, और आपको एक और चीज बताऊं जो इस टॉपिक से लेना देना नहीं है, एक चाइना का था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, अब हमने बना लिया है नेकलेस ऑफ डायमंड नेकलेस, एक कॉन्सेप्ट है डायमंड नेकलेस। सो वी हैव लिटरली काउंटर चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स विद वन लिमिटेशन इन सेशेल्स, जहाँ थोड़ी बहुत समस्या है। तो ऐसा है नहीं, इंडिया काफी कुछ करा, आज चाइना से एक और बाजी खींच ली, जो वो इस खित्ते का माई बाप मर रहा था, भाई मैं यहाँ का भाऊ हूँ, अब भाऊ की तो आधी सल्तनत खींच ली साहब, आधी सल्तनत खींच दी। और इस 13 कंट्रियों में चीमा साहब 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है, इंडियन ओशन से 60% ऑफ ग्लोबल ट्रेड निकलता। आप इन दोनों फिगरों को देख के देखिए। एक और आंकड़ा बता रहा हूँ, इन कंट्रियों में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मिलाइए, इन कंट्रीज का जीडीपी मिलाइए, इनका पीपी वैल्यू में देख लीजिए, इंडिया और यूएस एक साथ है, इनका पीपी वैल्यू देख लीजिए, इनकी मिलिट्री माइट देख लीजिए, इनकी टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ देख लीजिए। इट इज अ गेम चेंजर, एंड इंडिया वाज द फर्स्ट वन टू साइन। इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था चीमा साहब, काफी चीजें हो रही है, और कब उनको अनाउंस करेंगे, कैसे करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन जियोपॉलिटिक्स, दैट डिपेंड्स ऑन व्हेन इट इज सूटिंग द वेस्ट। अगर हम इसकी अनाउंसमेंट पहले हो जाती, इसकी हवा पहले निकलती, तो चाइना भी हो सकता कुछ इधर उधर करे। अब इससे पहले चाइना सोचे करे, वेंगी को तो ग्लैडिएटर ही दिख रहे जी, मुझे पता नहीं क्या कहाँ से वो सपने, मुझे लगता है वो स्पार्टिकस बहुत देखते थे, तो ग्लैडिएटर ही दिख रहे उनको। तो वो ग्लैडिएटर एरिना की बात करें, अलायंस बन भी गया, खत्म भी हो गया। ठीक चीमा साहब इसी तरह से एक दिन मिलिट्री चार्टर भी अनाउंस होगा, जब रेडी होगा, जब वक्त आएगा, जब मौका आएगा, और चाइना को रिएक्ट करने का टाइम नहीं देंगे। बाकी मैं किसी को नहीं जानता, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर हाँ थोड़ी बहुत इधर उधर से खबर रख लेते हैं, ऊपर वाले की, महादेव की कृपा, थोड़ी बहुत खबर आ जाती है, यही है सर। बिल्कुल सही। एक आखिरी छोटा सा सवाल करूंगा। जी अमेरिकन ये कह रहे हैं कि हमने डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ चलने का तरीकाकार इख्तियार कर लिया। जी अच्छा, इंडिया को जो एकेडमिक्स हैं, they do not bring India as a purely democratic country. वो कहते हैं this is a illiberal democracy. ठीक है, this is not a liberal democracy, this is an illiberal democracy. It means कि वो खास किस्म की आपकी कल्चर, रिलीजन, इसका एक ऐसा इन्फ्लुएंस है
आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं दे डोंट हैव दैट फ्रीडम। ठीक है जी। तो ये जो, और उधर उधर जब वो चाइना से डील करते हैं तो वो कहते हैं हम ऑटोक्रेसीज के अगेंस्ट जो हम एक मॉडल बना रहे हैं। तो आप वे डज इंडिया, डजंट इंडिया फाइंड अनकंफर्टेबल जब आप क्वेश्चन मार्क डालेंगे कि भाई वो आपकी रिलीजियस फ्रीडम पे सवाल करेंगे, उधर से आपके साथ अरबों डॉलर की बायलैटरल ट्रेड भी करना चाहते हैं, आपको वो चाइना के अगेंस्ट भी खड़ा करना चाहते हैं, तो आप वंस फॉर ऑल अमेरिकन को कहेंगे ये बात खत्म क्यों नहीं करा देते कि यार देखो अगर आपको हमसे कोऑपरेशन चाहिए तो ये लिबरल डेमोक्रेसी में मैंने डालो, हमें आप हमसे चीजें चाहते हो, हमारे से एंगेजमेंट चाहते हो, आप कहते हो चीन से एंगेज करना है, क्वाड बनाना है, बनाया है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाया, इतना कुछ किया है, उधर हमें हमें हमारे ऊपर एक तलवार भी लटका देते हो कि नहीं हम बात कर रहे हैं, हम लिबरल डेमोक्रेसी हैं। और जो बहुत सारा लिटरेचर वेस्ट में लिखा जाता है, अमेरिका में, यूरोप में, मैं पर्सनली मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, जो मैं लोगों को मिला हूं, और मैं अपनी, टू बी फ्रैंक इनफ, मैं अपनी कोई पर्सनल असेसमेंट शेयर नहीं कर रहा, मैं जिन फॉरेनर्स को मिला हूं, दोज हु आर एट इवन ऑफिशियल पोजीशंस, उन्होंने हमें एक चीज मुझे कही, उन्होंने कहा जी बात सुने, जो इंडिया में हो रहा है ना, वी नेवर न्यू कि दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, लेकिन अब हमें रियलाइजेशन हो रही है, हमने इसको किया है। लेकिन उन्होंने कहा हमारे ताल्लुकात इंडिया से इतने अच्छे हैं दैट वी कैन नॉट आस्क देम कि आप क्या कर रहे हैं। ये मैं आपको वेस्टर्न्स की बात कर रहा हूँ। सो वंस फॉर ऑल, क्या इंडिया अमेरिका को ये नहीं कह सकता कि आप इस तरह ना बोलें, इस तरह हमारे और आपके ताल्लुकात जो है वो स्ट्रेन हो जाएंगे, या क्या आप समझते हैं कि ठीक है उनको भी करने दें, तुसी भी लगे हो, वो भी लगे रहें, सारे लगे रहें, ट्रेन टुरती रहे। देखिए शिवा साहब, आपकी तो क्या बताओ, सवाल पूछने में तो आप वर्ल्ड चैंपियन, ये तो मेरा कॉम्प्लीमेंट है। आपके सवाल में आपने एक पार्ट बोला कि उन्होंने बोला जी हम इंडिया को कुछ कह नहीं सकते, आपने ये भी बोला बिल्कुल ऐसे यार। हाँ, अगर वो कुछ कह नहीं सकते तो या तो कुछ फैक्ट ग्राउंड पे है नहीं, या कंपल्शन है। अब डेमोक्रेसी या डिप्लोमेसी की बात करें तो दोनों ही चीजें आप ओके, अगर वो कुछ कह नहीं सकते, कोई फैक्ट ग्राउंड पे नहीं। अब आता हूँ लॉजिक पे, तो मतलब वो कुछ कह नहीं सकते, ये आप ही मानते, चलो अच्छी बात है। अब दूसरे पॉइंट बताओ चीमा साहब, अब मुझे बताइए, यहाँ जो वोटिंग होती है, अमेरिका से 3 गुना, जितनी अमेरिका की पॉपुलेशन है उससे 3 गुना आदमी यहाँ वोट देता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का एक वोट है, सारे राइट्स एक है। अब एकेडमिक में कोई प्रोफेसर कहीं यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ क्या लिख रहा है और ग्राउंड पे क्या हो रहा है, देखिए आई कैन हैव अ परसेप्शन अबाउट अमेरिका। मैं बोलता हूँ भाई ब्लैक्स के साथ वही हो रहा है, वो हो रहा है, आई कैन हैव माय परसेप्शन, वी शुड बी इवन सब्सटेंशिएट बाय डाटा। बट जो ग्राउंड में वोटिंग हो रही है, जो ग्राउंड में सशक्तिकरण हो रहा है, जो ग्राउंड में रिप्रेजेंटेशन आ रही है, ये तो ओपन है, ये तो ट्रांसपेरेंट है, वोट तो हर एक का एक है। सरकारी स्कीम में हर एक को एक राइट मिलता है, कोई सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है। मैं एक हिंदू हूँ और एक सुमित है और एक समीर है, ये मुसलमान है। सुमित और समीर के राइटों में क्या फर्क है, आप मुझे 3 राइट बता दीजिए, आई विल कंसीड की आंसर कि भाई नहीं, गलत है। मैं सुमित हूँ, एक सुमेर सिंह है, सुमित पीर और सुमेर सिंह में क्या फर्क है बताइए। मैं सुमित हूँ और एक वो है सनी क्रिश्चियन है, इसके फर्क में क्या बताइए। मेरे और एक पारसी, ज्यू, यहूदी, किसी के फर्क में जो यहाँ रहता है उसके वोटिंग में मुझे ऐसे एज ए हिंदू ऐसे कौन से 5 राइट मिले जो उनको नहीं मिले, देन आई अंडरस्टैंड। ऐसा कुछ है नहीं जीवन साहब। अब एकेडमिशियन क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते, वो उनकी तासुर है, वो लिख सकते हैं, उनको आजादी है। बट जहाँ ग्राउंड पे चीजें आती, जब वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट, व्हेन द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री does not see it as a issue and does not consider it as a issue, एक एकेडमिशियन अपने पीसी पे, अपने मैकबुक एयर पे कौन सा टाइप करता है, क्या लिखता है, उसकी आजादी है। He has a point of view or she has a point of view, but that point of view is not binding on us. Like I'll give you an example. Microcosm of my experience cannot be the buying pattern of the country. Correct? अब मैं बाजार जाता हूँ चीमा साहब, मैं मतलब मालूम मेरे को एक फोन दिखता है 20,000 रुपए का, अरे बड़ा महंगा है यार ये तो। अब ये मेरा एक्सपीरियंस, मैं बोलूँ यहाँ जी इंडिया में फोन बहुत महंगी, जबकि इंडिया में सबसे सस्ते फोन मिलते हैं। अब मुझे एक 5,000 का, अब मुझे 20,000 का यही फोन मिलता है, मैं बता रहा ये तो बहुत सस्ते, तो मिट्टी के नाम में कितने लोग हैं 20,000 का फोन और ले पाएंगे, नहीं पाएंगे। बट माइक्रोकॉस्म ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रेफरेंसेस एंड वैल्यूज cannot be the buying pattern of the country. Buying pattern of the country is determined by the number. अगर यहाँ 1 बिलियन लोग वोट करते, that itself proves we are the world's biggest democracy. Academicians कहाँ डालते, उनके क्या सोचने का तरीका है, but if you see on the ground, वो that doesn't hold ground, which even American government believes. तो हमें इधर उधर डालने का तो सवाल ही नहीं आता ना सर। They are the oldest democracy, we are the biggest democracy of the world, that settles. जो autocracy वो तो एक ही है ना,
जो हमारे मामा जी हैं चाइना में बैठे हैं, तो वही है बस, और तो कोई यहाँ है नहीं। तो ठीक है, उनको चलने दीजिए, हम चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। देखिए हमें जो आगे बढ़ना है चीमा साहब, हम बढ़ रहे हैं। चाइना ने लाख कोशिश की, तरकीबें लगाई, दिमाग लगाए, नहीं कुछ कर पाए। आज तो वो ग्लैडिएटर व्लैडिएटर की बात पे आ गई, उन्हें अंग्रेजी के कोर्स की सख्त जरूरत है। वैसे आप लोग भी दे सकते हैं, नहीं तो हम दे ही देंगे। पर डिप्लोमेसी में चाइनीज शुड अंडरस्टैंड दे हैव टू यूज सेन लैंग्वेज, सेन एंड लिबरल लैंग्वेज। अब उन्हें यही नहीं पता यार क्या बोले, अब उनको यही पता नहीं लगा जो 40% जीडीपी कहां से निकल गया। देखिए अगर आप होंगे, मैं भी बौखला होऊंगा चीमा साहब। अगर मैं बैठा हूँ ऐसे में देखो ये क्या कर रहे हैं यार, ये तो बस नूडल शूडल खाने की बातें कर रहे हैं वहां पे। पता लग गया 1 घंटे में अनाउंस सुनोगे 40% जीडीपी निकल गई, तो आके तू की कर रहा, और यहाँ तक 40% जीडीपी निकल गया। अब बेचारे वेंगी परेशान है, वो बादशाह सलामत को क्या जवाब देंगे। बादशाह सलामत नाराज होंगे, भाई तू क्या कर रहा था? तो देखिए ऐसे में आदमी हड़बड़ा जाता, घबराहट होती है, कुछ गलत बयानी भी हो जाती है, हम बुरा नहीं मानते। और मेरा एक फेवरेट डायलॉग है चीमा साहब, डिप्लोमेसी में सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स की का पूरा प्रावधान है, पूरा स्कोप है। अब उनके यहाँ से इतना बड़ा अलायंस बन गया, उनके नीचे बन गया, उन्हें हवा तक नहीं लगी, ऐसी कुछ कवायद हो रही है। अब वो इधर उधर कुछ बोलेंगे कहेंगे, कोई बात नहीं, हम दिल पे नहीं ले रहे। ऑब्जेक्टिव इज पैरामाउंट, ऑब्जेक्टिव इज मेट, इंडिया का ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है हर तरफ से, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स टू अस। अब वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, एक आर्टिकल में क्या लिखता है क्या नहीं लिखता, एक एकेडमिया का प्रोफेसर क्या लिखता है क्या नहीं लिखता, सबको फ्रीडम है, कुछ भी लिखे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता मालिक। चले ठीक है, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, क्या होता है। लेकिन ज़ाहिर बात है एक डिबेट तो है जिसको बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं और आप समझते हैं कोई मसला नहीं है, चलें कोई नहीं होगा। तो लेकिन एक पॉइंट है जिसको ज़ाहिर बात है लोग डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया where India is being discussed as an emerging country, India is also being discussed as an illiberal country, having so many other issues for minorities and so and so. बात तो हो रही है, किसी को अच्छा लगे ना लगे, जैसे हमारे मुल्क में होती है कि यार शियास के हालात अच्छे नहीं हैं, एस्टैब्लिशमेंट पावरफुल है, जो मर्जी कहते रहो, बात तो होती है। तो इंडिया के ऊपर भी हो रही है। क्या कहना चाह रहे हैं? दो चीजें बोलूंगा थोड़ा सा। आने वाले 8 से 10 सालों में इंडिया विल बी द हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलस कंट्री, इंडोनेशिया के आगे जाएंगे। सो द हाईएस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम्स विल लिव हियर विद इन 8 to 10 years। ये भी एक सच्चाई है, आपसे ज्यादा मुसलमान आज ही यहाँ रहते हैं। मैं तो यही कहूंगा चीमा साहब, हम तो अकेले चले थे, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। चल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।